सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 74 जो कि कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र विषय से और इसमें आज हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था पाठ की। आपको तो याद है ना, पिछली वर्कशीट में हमने इसी पाठ के एक अंकीय प्रश्नों की पुनरावृत्ति की थी। आज की इस वर्कशीट में हम इसके लघु और दीर्घ प्रश्न यानी 3 और 5 अंकों के प्रश्नों की पुनरावृत्ति करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। ये तो पिछली वर्कशीट में भी हमने समझा था। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण कहलाती है। फिर दूसरा प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन क्या है, इसके क्या कार्य हैं और इसकी कमियां क्या क्या हैं। यानी एक ही क्वेश्चन में 3 प्रश्न। तो इसका उत्तर है कि देखिए, यह एक ऐसा संगठन है जो वैश्वीकरण के माध्यम से विश्व व्यापार को बढ़ाने के पक्ष में होता है। फिर हम इसके कार्य समझेंगे कि आखिर विश्व व्यापार संगठन के कार्य क्या हैं। देखिए, पहला कार्य इसका यही है कि सभी के लिए मुक्त व्यापार की अनुमति देकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदारीकरण करना इसका प्रथम कार्य है। फिर इसका दूसरा कार्य है कि दुनिया के देशों के बीच एक समान और गैर भेदभावपूर्ण तरीके से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, यानी किसी भी प्रकार का भेदभाव जो किसी व्यापार से संबंधित हो वो इसके खिलाफ है। और तीसरा इसका कार्य है आयात और निर्यात प्रतिबंध दोनों को ही हटाना। और इसकी कमियां क्या हैं। इसकी सबसे बड़ी कमी ये है कि यह विकसित देशों से प्रभावित रहता है, यानी इसके निर्णय पर उन देशों का प्रभाव अधिक रहता है। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण रखती हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर बोर्ड के एग्जाम में आता है। देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुराष्ट्रीय निगम है, यानी वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं। ये एक ऐसी कंपनी है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व या नियंत्रण निम्नलिखित प्रकार से करती है। जैसे किन किन तरीकों से स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त उत्पादन इकाइयां स्थापित करना, स्थानीय कंपनियों को खरीदने और अपने उत्पादन आधार का विस्तार करने के लिए, छोटे उत्पादकों को ऑर्डर देकर काम करवाना, इस तरह से करती हैं वो स्वामित्व रखती हैं या नियंत्रण स्थापित करती हैं, या उनके ब्रांड का उपयोग करके भी ये इस तरीके से उत्पादन पर स्वामित्व या नियंत्रण रखती हैं। ये 4 तरीके हैं जो हमने समझे। इसको अच्छी तरह से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, निवेश क्या है और यह विदेशी निवेश से किस प्रकार भिन्न है। तो देखिए, भूमि, भवन, मशीनों और अन्य उपकरणों जैसी संपत्ति खरीदने के लिए खर्च किया जाने वाला धन, इसको हम निवेश कहते हैं। यानी जो भी हम भूमि खरीदते हैं, भवन खरीदते हैं या कोई मशीन या कोई उपकरण खरीदते हैं, तो इस पर जब हम अपना धन खर्च करते हैं, इसको तो हम निवेश कहते हैं। और एक एमएनसी द्वारा किया गया निवेश विदेशी निवेश कहलाता है। यानी जो बाहर की कोई कंपनी है वो हमारे देश में आके निवेश करती है तो उसे हम विदेशी निवेश कहेंगे। हर एक निवेश इस उम्मीद के साथ किया जाता है कि संपत्ति इन कंपनियों के लिए मुनाफा कमाएगी। फिर है प्रश्न नंबर 5, व्यापार व निवेश पर कई देश व्यापार अवरोधक क्यों लगाते हैं। व्यापार अवरोधक तो समझते हैं ना, यानी व्यापार में जब कोई सरकार बाधाएं पैदा करती है, यानी कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देती है, उसको हम व्यापार अवरोधक कहते हैं। तो आखिर सरकार इसका उपयोग क्यों करती है या कई देश क्यों करते हैं। तो देखिए, सरकार द्वारा व्यापार अवरोधक का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है, जैसे विदेशी व्यापार को बढ़ाने, घटाने या विनियमित करने के लिए। फिर यह तय करने के लिए कि किस प्रकार का सामान तथा कितनी मात्रा में देश में आयात होगा, इसके लिए भी व्यापार अवरोधक लगाया जाता है। और देश के भीतर उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए भी व्यापार अवरोधक लगाए जाते हैं, क्योंकि इसमें आयात शुल्क लगा दिया जाता है, जिससे बाहर की आई हुई चीज़ें महंगी हो जाती हैं और लोग उसको अपने आप खरीदना बंद कर देते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 6, उत्पादकों में होने वाली प्रतिस्पर्धा। यहाँ पर इसको थोड़ा सा सही लिख देते हैं। प्रतिस्पर्धा
किस प्रकार उपभोक्ता को फायदा प्रदान करती है, किन्हीं 5 का वर्णन कीजिए। तो देखिए, ये जो भी प्रतिस्पर्धा होती है इससे हमेशा उपभोक्ताओं को फ़ायदा होता है। जैसे उपभोक्ताओं के पास वस्तुओं के अधिक विकल्प होते हैं, उनके पास चॉइसेस ज़्यादा होती हैं, अनेक उत्पाद कम दाम पर तथा अच्छी क्वालिटी पर उपलब्ध होते हैं, ये भी एक फ़ायदा है। फिर लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठता है, उनको अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिलती हैं। सूचना का अधिकार, चुनने के अधिकार जैसे उपभोक्ता अधिकारों को और मजबूती मिलती है, और उपभोक्ताओं के कानूनी अधिकार और अधिक प्रभावी भी होते हैं। तो ये 5 फायदे होते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 7, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सहायक घटकों का वर्णन कीजिए। यानी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया को और ज़्यादा बढ़ाती हैं। जैसे परिवहन में सुधार, धीरे धीरे आप देखते जा रहे हैं कि हमारी ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जिससे वैश्वीकरण और बढ़ रहा है, व्यापार और ज़्यादा बढ़ रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी का विकास, यानी जो भी सूचना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सूचनाओं का आदान प्रदान है, उसका विकास होने से भी वैश्वीकरण और ज़्यादा बढ़ रहा है। दूरसंचार यानी टेलीफोन के जरिए हमारा वैश्वीकरण बढ़ने में बहुत सहायता मिलती है। कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें इस तरीके की चीज़ें हैं जिससे वैश्वीकरण को बढ़ाने में मदद मिलती है। फिर है प्रश्न नंबर 8, उदारीकरण की प्रक्रिया को भारत ने किस प्रकार अपनाया। तो देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारतीय सरकार ने विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। शुरुआत में भारतीय उद्योगों का उदय हो रहा था, इसलिए दूसरे देशों से आयात कभी भी उन उद्योगों को स्थापित होने ही नहीं देता, इसलिए ऐसा किया गया था। फिर 1991 में सरकार ने यह निश्चय किया कि अब भारतीय निर्माताओं के लिए दुनिया के निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है, और इस तरह से उदारीकरण की प्रक्रिया को अपनाया गया। फिर है प्रश्न नंबर 9, उदारीकरण क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण के किन्हीं 5 प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। यानी जो भी बाधाएं व्यापार में सरकार लगाती है उनको हटाना उदारीकरण कहलाता है। इसके क्या प्रभाव पड़े। देखिए, 1991 में सरकार ने फैसला किया कि भारतीय उत्पादकों के लिए दुनिया भर के निर्माताओं को टक्कर देने का समय अब आ गया है। फिर इस प्रतियोगिता से देश के भीतर उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार होगा, और हुआ भी। विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर बाधाओं को काफ़ी हद तक दूर किया गया। इसका मतलब यह था कि सामानों का आयात और निर्यात अब आसानी से किया जा सकता था। फिर चौथा प्रभाव ये था कि विदेशी कंपनियां उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कारखाने और कार्यालय भी स्थापित कर सकती हैं। और 5वां प्रभाव था कि प्रतियोगिता से देश के भीतर उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार होगा, क्योंकि उन्हें अपनी गुणवत्ता में सुधार करना होगा। तो ये 5 प्रभाव इस उदारीकरण के बाद हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़े। फिर है प्रश्न नंबर 10, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका को समझाइए। यानी टेक्नोलॉजी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को और ज़्यादा मोटिवेट कैसे किया। देखिए, परिवहन तकनीक में सुधार से अब कम लागत पर माल को दूरस्थ यानी दूर क्षेत्रों में भेजना आसान हो गया। दूसरा, जानकारी भेजना और प्राप्त करना वो भी आसान हो गया। और सूचना और प्रौद्योगिकी की मदद से व्यापार में तेजी से वृद्धि हुई है। अब इसके बाद चलिए अब हम चलते हैं स्रोत आधारित प्रश्नों पर, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में जरूर आएगा 4 मार्क्स का। तो क्या है स्रोत आधारित प्रश्न। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए एवं पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे हिंदी और इंग्लिश में एक पैराग्राफ आता है, बिल्कुल ऐसा ही सामाजिक विज्ञान में भी अब आएगा। तो क्या है वो अनुच्छेद, समझते हैं। वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है। यह अधिकाधिक विदेशी निवेश और विदेश व्यापार के द्वारा संभव हो रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। अधिक से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व के उन स्थानों की खोज कर रही हैं जो उत्पादन के लिए ज़्यादा सस्ते हों। परिणामतः उत्पादन कार्य जटिल ढंग से संगठित किया जा रहा है। 2 देशों के बीच उत्पादन को संगठित करने में प्रौद्योगिकी, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। साथ ही व्यापार और निवेश के उदारीकरण ने व्यापार और निवेश अवरोधकों को हटाकर वैश्वीकरण को सुगम बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व व्यापार संगठन ने व्यापार और निवेश के उदारीकरण के लिए विकासशील देशों पर दबाव डाला है, जबकि वैश्वीकरण से धनी उपभोक्ता और कुशल, शिक्षित एवं धनी उत्पादक ही लाभान्वित हुए, परंतु बढ़ती प्रतिस्पर्धा से अनेक छोटे उत्पादक और श्रमिक भी प्रभावित हुए हैं। न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसरों का सृजन करेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों में सभी की बेहतर हिस्सेदारी हो। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके प्रश्नोत्तर पर।
तो देखिए पहला प्रश्न है कि वैश्वीकरण को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। तो सिंपल सी इसकी परिभाषा है कि वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच तीव्र एकीकरण की एक प्रक्रिया है। दूसरा प्रश्न है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो देखिए विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के माध्यम से बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण प्रक्रिया में एक प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। और तीसरा प्रश्न है कि प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण में किस प्रकार सहायता प्रदान की है। तो इंटरनेट और फ़ोन की मदद से कोई भी अब अपना कारोबार दुनिया भर में कर सकता है, तो ये मदद पहुंचाई है ना। और फिर आखिरी प्रश्न, न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए कुछ उपाय सुझाइए। तो देखिए एक उपाय मैं सुझा रहा हूँ, एक उपाय आप सुझाइए, 2 उपाय हो जाएंगे। WTO को व्यापार और निवेश को उदार बनाने के लिए विकासशील देशों पर दबाव बनाना होगा। यानी ये देखा गया है कि WTO जो विकासशील देश है, विकासशील देश पर दबाव नहीं बनाना होगा, सॉरी यहाँ पर गलत है, विकसित देशों का आना चाहिए, उसे विकसित देशों पर दबाव डालना चाहिए। क्योंकि हमने कई बार देखा है कि जो विकसित देश होते हैं वो अनावश्यक रूप से कई बार अपने तो उत्पाद विकासशील देशों में बेच देते हैं, लेकिन जो विकासशील देश के उत्पाद होते हैं वो वहाँ पर बेचने पर उन पर बैरियर लगा दिया जाता है या शुल्क लगा दिया जाता है, जिससे वो अपना व्यापार मुक्त ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए WTO को व्यापार और निवेश को उदार बनाने के लिए विकसित देशों पर भी दबाव बनाना होगा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो मास्क तो ज़रूर लगा के रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।